हेलो। ठीक है बेटा, अब आ रही है मेरी आवाज आप सभी को? अब आप सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं अब? ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, हम गुप्तों के विषय में हम लोग जानकारी, ठीक है ना, प्राप्त कर रहे थे। हम गुप्त काल को पढ़ रहे थे। गुप्त काल में हमने इसके विषय में जानकारी की साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोतों को हमने देखा था। वहीं अगर हम बात करें बेटा साहित्यिक स्रोतों में, जो आपके साहित्यिक स्रोत हैं, ठीक है, उसमें हमने देसी साहित्य विदेशी विवरण दोनों देखे, बहुत अच्छे से समझे। पुरातात्विक स्रोत यहाँ पर बहुत महत्व रखते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में गुप्त शासकों से संबंधित शिलालेख और मुद्रा लेख, ठीक है, ये दोनों हमने देखे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर इसके बाद हमने गुप्त वंशावली को देखा कि गुप्त वंशावली में गुप्त वंश का संस्थापक जो है, जो आदि पुरुष है गुप्त वंश के, वह श्रीगुप्त है। उसके बाद फिर घटोत्कच है, उसके बाद फिर चंद्रगुप्त प्रथम है, फिर समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त के बेटे रामगुप्त हैं, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय है, फिर उसके बाद कुमार गुप्त है। ठीक है ना, तो वो पूरी जो वंशावली है वो हमने देखी थी वहां पर। ठीक है, तो आइए हम इतिहास को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, गुप्त वंश के बारे में। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो प्रशासन होगा गुप्तों का, वो पूरा प्रशासन में पीडीएफ से पढ़ाऊंगा। ठीक है, जितना भी ऐतिहासिक साक्ष्य है, जितना भी ऐतिहासिक स्रोत है बच्चे, ठीक है, वो मैं पूरा आपको लिख कर बता रहा हूँ। ठीक है, वंशावली के बारे में, ठीक है, उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में, उस राजवंश के बारे में, राजवंशावली पूरी, ठीक है, मैं लिखकर बता रहा हूँ। लेकिन प्रशासन को हम, ऑब्वियस सी बात है, हम दोनों चीजों को, ठीक है, साथ साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि हमें टाइमली सिलेबस भी करना है। दूसरा, मैं आप सभी से ये पूछना चाहूंगा कि सभी लोग ये बताइए बच्चे कि अभी तक, ठीक है, मतलब गुप्त, ठीक है, आज चल रहे हैं, आज दूसरा लेक्चर है गुप्तों का। ठीक है, कल गुप्त खत्म भी हो जाएंगे बड़े आराम से, फिर हम गुप्तोत्तर काल पे आएंगे, जो कि संभवतः लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है, आपकी एंशिएंट हिस्ट्री का। ठीक है, अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में प्रस्तावना कल कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, आज हम संविधान सभा स्टार्ट कर देंगे उधर। तो सब कुछ अच्छे से क्लियर है एकदम। पीवाईक्यू आप लोग लगा रहे हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है, और जब पीवाईक्यूज लगा रही हो तो कितना आपको मिल रहा है? आप बताएंगे प्लीज मुझे एक बार बताइए कि आप सब, ठीक है, मतलब किस तरह से देख पा रहे हैं इन क्लासेस को, और कितना आपको इनसे सीखने को मिल रहा है, कितना अच्छा हम परफॉर्म कर पा रहे हैं जब आप पीवाईक्यूज लगा रहे हो, कितना कॉन्फिडेंस आप में आया है? चलिए, वैष्णवी सर, सब समझ में आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर है वैष्णवी। रोहित मौर्य कह रहे हैं कि पीवाईक्यू लगा रहे हैं, 70% क्वेश्चन लग पा रहे हैं रोहित। ठीक है, कम है बेटा 70%, प्लीज इसे बढ़ाओ, अपना स्कोर बढ़ाओ। शिव कुमार यादव, वेरी नाइस क्लास सर, ठीक है, ओके सर, सब मिल जाता है। सुमाकांत कह रहे हैं सर मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट बेटा देंगे एसएसटी के, बिल्कुल बहुत जल्दी शुरुआत करेंगे। मीनाक्षी जी बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो, मतलब मीनाक्षी के सब कुछ समझ में आ रहा है। अर्चना, 80% अर्चना है। ठीक है अर्चना, आपको बढ़ाना है बेटा 80%, लेकिन ईमानदारी से जवाब दो। कविता सैनी, पीवाईक्यू क्या है सर? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं बेटा पीवाईक्यू। ठीक है सर, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है पीवाईक्यू में। आशुतोष वर्मा, अभी तो सर हमने 50% ही सॉल्व हो पाते हैं हमसे। और ये अनूप अग्रहारी जी हैं, मतलब बहुत कम है 50%, तो बेटा मतलब आज तक कभी मेरी क्लासेस का रेशियो 50% नहीं गया, बहुत पुअर है। महिमा सिंह, पीवाईक्यू में कभी कभी 90% तक चला जा रहा है, वेरी गुड महिमा, बहुत अच्छे, शानदार। ठीक है ना, अर्चना तनवर जी हैं सर, सही है, सब समझ में आ रहा है, वेरी गुड। ओके, संध्या जी हैं सर, आसान लगने लगा है सब कुछ, बहुत अच्छे जी। अर्चना यादव है सर, गुप्ता पीरियड से लगाए थे, 50-60% लगे, क्योंकि उसमें से अभी पूरा गुप्ता पीरियड नहीं हुआ है, एग्जैक्टली अभी पूरा गुप्ता पीरियड नहीं हुआ है ना बेटा। बहुत अच्छे सर, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं आप, बहुत अच्छा लग रहा है, पीवाईक्यू में बहुत मजा आ रहा है। सोनी के 80% लग रहे हैं। पूनम पांडे सर, हिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर होता है, अरे वाह। रोहित मौर्य है सर, सब क्लियर है,
बस सर पॉलिटिकल साइंस में थोड़ी दिक्कत आ रही है, बाकी के हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में केवल चिंतकों में प्रॉब्लम आ रही होगी, इससे ज्यादा नहीं है ना। चलो उसका भी इलाज है मेरे पास, आप चिंता ना करो। चलिए बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है। आइए अब स्टार्ट करते हैं हम श्रीगुप्त के बारे में, है ना। श्रीगुप्त, अब ये जो श्रीगुप्त साहब हैं, ये भैया आप सभी को पता है कि गुप्त वंश के संस्थापक हैं, और इन्होंने ही गुप्त वंश की स्थापना 275 ईस्वी में की, ठीक है। गुप्त वंश के संस्थापक हैं ये। संस्थापक है बेटा, और इन्होंने ही 275 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की। गुप्त वंश की स्थापना की 275 ईस्वी में, ठीक है। तो गुप्त वंश के संस्थापक हैं, 275 ईस्वी में इन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की। क्या नाम है इनका भैया? श्रीगुप्त है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना कि जब इन्होंने अपनी शक्ति को स्थापित कर लिया, तो अपनी शक्ति को स्थापित कर लेने के बाद इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। ये ध्यान रखना है कि भाई जब इन्होंने अपनी शक्ति को स्थापित कर लिया, तो अपनी शक्ति को स्थापित कर लेने के बाद इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। अपनी शक्ति को स्थापित कर लेने के बाद इन्होंने इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। महाराज की उपाधि धारण की। धारण की, ठीक है। अपनी शक्ति को स्थापित कर लेने के बाद बेटा महाराज की उपाधि धारण करना ये दिखाता है कि एक छोटी स्थिति के सामंत थे, ये कोई बहुत बड़ी शासक नहीं थे, ये दिखाता है, ठीक है। ऐसे ही एक चीनी यात्री है इत्संग, ठीक है। चीनी यात्री इत्सिंग बेटा, इनके बारे में लिखता है चीनी यात्री इत्सिंग कि इन्होंने, ठीक है, मृग शिखावन के समीप, ठीक है, ध्यान रखना बच्चे, एक मृग शिखावन एक स्थान है, तो इन्होंने मृग शिखावन के समीप एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया, और उसकी आमदनी चलाने के लिए, उस बौद्ध विहार की आमदनी को चलाने के लिए बेटा जो है ना, बौद्ध विहार का खर्चा उठाने के लिए 24 गांव की बुरा जिसको दान में दिया, ठीक है। तो ये चीनी यात्री इत्सिंग का हमें उल्लेख मिलता है। तो चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार, चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार अनुसार इन्होंने मृग सखावन के समीप, इन्होंने मृग शिखावन के समीप एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया। मृग शिखावन के समीप एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया, और उसका खर्चा चलाने के लिए, उसका खर्चा चलाने के लिए 24 गांव की आमदनी को दान में दिया। आमदनी को दान में दिया। उसका खर्चा चलाने के लिए भैया 24 गांव की आमदनी को दान में दिया। तो इन्होंने बेटा मृग शिखावन के समीप एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया, और मृग शिखावन के समीप ना केवल एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया, बल्कि बच्चे उसका खर्चा चलाने के लिए 24 गांव की आमदनी को, ठीक है, दान में दिया, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि श्रीगुप्त का हमें कोई भी अभिलेख, ना कोई मुद्रा लेख, कुछ भी प्राप्त नहीं होता, केवल 2 मोहरें मिली है मेरे प्यारे बच्चे,
और उन पर अंकित है श्रीरगुप्तस्य और श्रीगुप्तस्य। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं कि भाई इनका कोई अवलेख या मुद्रा लेख प्राप्त नहीं हुआ, केवल 2 मोहरें प्राप्त हुई हैं। इनका कोई शिलालेख, इनका कोई शिलालेख या मुद्रा लेख प्राप्त नहीं हुआ, इनका कोई शिलालेख या मुद्रा लेख प्राप्त नहीं हुआ है, हुआ है केवल केवल 2 मोहरें प्राप्त हुई हैं, 2 मोहरें प्राप्त हुई हैं जिन पर जिन पर जिन पर गुप्तस्य व श्रीरगुप्तस्य अंकित है, व श्रीरगुप्तस्य अंकित है। ठीक है, ध्यान रखना, जिन पर गुप्तस्य व श्रीरगुप्तस्य अंकित है। तो इनका कोई शिलालेख या मुद्रा लेख प्राप्त नहीं हुआ मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी शिलालेख या मुद्रा लेख प्राप्त नहीं हुआ, केवल 2 मोहरें प्राप्त हुई हैं, और इनकी जो 2 मोहरें प्राप्त हुई हैं उन पर भैया गुप्तस्य व श्रीरगुप्तस्य अंकित है, उस पर गुप्तस्य व श्रीरगुप्तस्य अंकित है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ये श्रीगुप्त के बारे में है, गुप्त वंश के संस्थापक है। 275 ईस्वी में गुप्त वंश की इन्होंने स्थापना की। अपनी शक्ति को स्थापित करने के बाद महाराज की उपाधि, चीनी यात्री संघ के अनुसार मृग शिखावन के समीप इन्होंने एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया, और उसका खर्चा चलाने के लिए इन्होंने 24 गांव की आमंत्रियों को दान में दे दी। ना कोई अवलेख मिला, ना कोई शिलालेख मिला बेटा। अगर मिला होता तो मैं लिखा नहीं रहा होता। मैंने जो क्या नाम है बेटा, मुद्रा लेख स्टार्ट करवाई है। मुद्रा लेख हमें मिले हैं चंद्रगुप्त से, भाई मुद्रा लेख चंद्रगुप्त से मिले हैं। और शिलालेख हमको जो मिलने स्टार्ट हुए हैं, सॉरी, मुद्रा लेख हमको मिल गए हैं चंद्रगुप्त प्रथम से, और जो शिलालेख हमको मिले हैं वो समुद्रगुप्त से मिले हैं, है ना। तो मैंने इनके बारे में तो कुछ लिखा है नहीं आपको, ना कोई इनका शिलालेख, ना ही इनका कोई मुद्रा लेख, तो ऑब्वियस सी बात है वो प्राप्त हुआ ही नहीं है ना। ठीक है, केवल 2 मोहरें प्राप्त हुई हैं जिन पर गुप्तस्य व श्रीरगुप्त से अंकित है। तो इसी से पता चलता है, देखो ये जो श्रीरगुप्त से अंकित है ना, इसी से पता चलता है कि गुप्तों के जो आदि पुरुष हैं, गुप्तों के जो आदि पुरुष हैं वो कौन है, वो श्रीगुप्त है। अब इसके बाद हम अगले शासक के बारे में बात करेंगे। अगले शासक है घटोत्कच। अगले शासक है बेटा घटोत्कच। ठीक है, घटोत्कच। देखो एक बात मैं आप सभी को बताता हूं, आप लोग अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और हिस्ट्री में जैसे कि मैंने आपको, ठीक है, यहां पर श्रीगुप्त साहब के बारे में बताया। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स, ये सारे फैक्ट जो भी मैं आपको बता रहा हूं, अभी तक हमने एंशिएंट हिस्ट्री में, अभी तक हमने एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स, और उनमें से हम श्रीगुप्त पर हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो जो, ठीक है, टॉपिक आपके कंप्लीट होते चले जा रहे हैं, आप साथ के साथ उनका रिवीजन भी करते चले जाओ। ठीक है, ये बात भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखो। ठीक है, आप साथ के साथ इनका रिवीजन भी बहुत बढ़िया से करो। ठीक है, ये बात क्लियर है ना, सभी को समझ में आ रही है ना ये बात। रिवीजन बहुत जरूरी होता है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, रिवीजन का अपना महत्व होता है, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मतलब ऐसा ना हो कि हम नया पढ़ रहे हैं और पुराना भूलता चले जा रहे हैं। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि नए तो सर पढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है, नया याद होता चला जा रहा है, लेकिन पुराने भूलते चले जा रहे हैं। तो पुराना आप ना भूलें, इसके लिए रिवीजन बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई सभी को। पुराना आप ना भूलें, इसके लिए रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। रिवीजन का अपना बहुत महत्व होता है। अब आप आएंगे घटोत्कच के बारे में। घटोत्कच बेचत श्रीगुप्त के बाद अगले शासक है। और देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसे कई सारे एविडेंसेस हैं, ऐसे कई सारे प्रमाण हैं जो गुप्तों की वंशावली बताते हैं। और गुप्तों की जो वंशावली है घटोत्कच से स्टार्ट होती है, घटोत्कच से स्टार्ट होती है गुप्तों की वंशावली। चाहे वो रानी प्रभावती गुप्त की वंशावली हो,
ठीक है, वो भी यहीं से स्टार्ट होती है, घटोत्कच से स्टार्ट होती है, तो वो भी सारी बातें हैं। तो चलिए, श्रीगुप्त के बाद उनके बेटा घटोत्कच गुप्त वंश का अगला उत्तराधिकारी शासक हुआ। श्रीगुप्त के बाद उनका उत्तराधिकारी पुत्र घटोत्कच अगला शासक बना। श्रीगुप्त के बाद उसका उत्तराधिकारी पुत्र घटोत्कच अगला शासक बना। ठीक है, ध्यान रखना है, श्रीगुप्त के बाद उसका उत्तराधिकारी पुत्र बेटा जो घटोत्कच है वह अगला शासक बना। ठीक है, नो डाउट घटोत्कच एक योग्य व्यक्ति था मेरे प्यारे बच्चे। चाहे आप स्कंदगुप्त का सुप्रिया अभिलेख देखें, मैंने बताया था जिसमें गुप्तों की वंशावली मिलती है, चाहे आप रानी प्रभावती गुप्त, ठीक है, जिनकी शादी एक वाकाटक शासक से हुई है, तो ये दो ऐसे अभिलेख हैं जहां पर गुप्तों की वंशावली घटोत्कच से स्टार्ट होती है। तो आप लिख लेंगे कि भाई स्कंदगुप्त के सुप्रिया अभिलेख में, स्कंदगुप्त के सुप्रिया अभिलेख में अभिलेख में और रानी प्रभावती गुप्त के गुप्त के पूना ताम्रपत्र लेख, पूना ताम्रपत्र लेख में रानी प्रभावती गुप्त का बेटा कौन सा है? पूना ताम्रपत्र लेख। रानी प्रभावती गुप्त का कौन सा है बेटा? पूना ताम्रपत्र लेख। ठीक है, यहां पर गुप्त वंशावली घटोत्कच से ही स्टार्ट होती है, ताम्रपत्र लेख प्लस, ठीक है, रिद्धपुर ताम्रपत्र लेख, रिद्धपुर ताम्रपत्र लेख, ताम्रपत्र लेख, रिद्धपुर ताम्रपत्र लेख, लेख में गुप्त वंशावली, गुप्त वंशावली, ठीक है ना, कहां से? घटोत्कच से ही प्रारंभ होती है। इसका मतलब क्या है आप बताओ? आप इतिहास के स्टूडेंट हैं, घटोत्कच से प्रारंभ होती है, आप सभी इतिहास के स्टूडेंट हैं, इसका मतलब बताओ, है ना। रानी प्रभावती गुप्त का पूना ताम्रपत्र लेख और प्लस रिद्धपुर ताम्रपत्र लेख में गुप्त वंशावली घटोत्कच से स्टार्ट होती है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बच्चे ये, ठीक है, जो अभिलेख है ये घटोत्कच को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं श्रीगुप्त की तुलना में। मतलब ये मान रहे हैं कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक या गुप्त वंश का, ठीक है ना, जो उद्धारक है, जिन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की है, संस्थापक है, वह घटोत्कच है। वह श्रीगुप्त को नहीं मानते, बल्कि वह किसको मान रहे हैं? घटोत्कच को मान रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि श्रीगुप्त की तरह घटोत्कच का भी ना तो हमें कोई मुद्रा लेख प्राप्त होता है, ना ही बच्चे हमें कोई अभिलेख प्राप्त होता है। ठीक है, और इसने भी श्रीगुप्त की भांति महाराज की ही उपाधि धारण की है। तो श्रीगुप्त की भांति ना तो कोई मुद्रा लेख प्राप्त होता, श्रीगुप्त की भांति भांति ना तो कोई मुद्रा लेख प्राप्त होता, प्राप्त होता है, और ना ही कोई शिलालेख, ना ही कोई शिलालेख, ना तो कोई मुद्रा लेख प्राप्त होता, ना ही कोई शिलालेख प्राप्त होता है। और इन्होंने भी श्रीगुप्त की भांति केवल महाराज की उपाधि धारण की। तो मतलब ये भी एक छोटी स्थिति के शासक थे। इन्होंने भी श्रीगुप्त की भांति महाराज की उपाधि धारण की। इन्होंने भी श्रीगुप्त की भांति बेटा महाराज की ही उपाधि धारण की है।
महाराज की उपाधि धारण की है। इन्होंने भी श्री गुप्त की भांति महाराज की उपाधि धारण की है। चलो, मेरी बात समझ में आ रही है बच्चे? बोलो, क्लियर है? इन्होंने भी श्री गुप्त की भांति महाराज की उपाधि धारण की है। मतलब इन्होंने भी, ठीक है, महाराज नहीं बल्कि महाराज की उपाधि धारण की है। तो ये बात पता चलती है कि ये भी एक छोटी स्थिति के शासक थे, ठीक है, कोई बहुत बड़े शासक थे नहीं, कोई बहुत बड़े बच्चे, ठीक, कलाकार नहीं थे, एक छोटी सी स्थिति के ये सामंत थे। लेकिन इनके शासनकाल की पता है सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है भाई? इसके शासनकाल की या इनके शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इनके समय में गुप्तों के लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। मतलब इन्होंने अपना बेटा चंद्रगुप्त का विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ कराया। ये इनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, इनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं कि इनके शासनकाल की भाई सबसे महत्वपूर्ण घटना यही है। इनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है, सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है बच्चे, यह है कि इनके समय में, इनके समय में गुप्तों और लिच्छवियों के, लिच्छवियों के मध्य, इनके समय में गुप्तों और लिच्छवियों के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। वैवाहिक संबंध स्थापित हुए इनके समय में, ठीक है, गुप्तों और लिच्छवियों के मध्य इनके समय में वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। ये बात समझ में आ रही है? इन्होंने अपने पुत्र, इन्होंने अपने पुत्र का बेटा चंद्रगुप्त का, इन्होंने अपने पुत्र चंद्रगुप्त का विवाह विवाह ठीक है ना, लिच्छवी राजकुमारी लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी के साथ कराया। कुमार देवी के साथ कराया, कुमार देवी के साथ कराया। ठीक है जी, क्लियर है? अपने बेटे चंद्रगुप्त का विवाह, मतलब यहां से कहने का मतलब क्या, देखो इस विवाह का केवल फायदा पता है क्या था? कोई लिच्छवी कोई बहुत बड़ी अब ताकतवर या शक्तिशाली राजवंश तो रहे नहीं भाई, ठीक है, कि इनको बहुत बड़ा कोई फायदा मिला होगा कि लिच्छवी इतनी ताकतवर है, ऐसा तो कुछ था नहीं। ठीक है, बस इसका फायदा ये हुआ कि लिच्छवी बहुत प्राचीन राजवंश है। आप सब जानते हैं कि लिच्छवी कब से चले आ रहे हैं, लिच्छवी बहुत प्राचीन राजवंश है। लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध जुड़ने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे ये था कि आप, ठीक है, प्राचीन राजवंशों के साथ अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित किए हुए हैं। ठीक है, ये मतलब था। बाकी का कोई सैनिक सहायता मिली होगी, साम्राज्य विस्तार में कोई बहुत बड़ा योगदान लिच्छवियों का रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर है? तो ये है श्रीगुप्त के बाद उसका उत्तराधिकारी घटोत्कच। ठीक है, अब एक बच्चा बोल रहा था कि सर ये क्या रामायण वाला घटोत्कच है? नहीं बेटा, ठीक है ना, वो महाभारत वाला घटोत्कच नहीं है, ये घटोत्कच ठीक है, पुत्र घटोत्कच अगला शासक बना। श्रीगुप्त स्कंद गुप्त के सुप्रिय अभिलेख में रानी प्रभावती गुप्त, श्रीगुप्त सॉरी स्कंद गुप्त का सुप्रिय अभिलेख और, ठीक है ना, और रानी प्रभावती गुप्त का पूना और रिद्धपुर ताम्रपत्र लेख में गुप्त वंशावली घटोत्कच से प्रारंभ होती है। इसका मतलब है कि ये लोग श्रीगुप्त की भांति स्टार्ट होती है। तो मतलब ये, ठीक है, श्रीगुप्त को संस्थापक ना मानकर ये दो अभिलेख जो है ये घटोत्कच को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। ठीक है, वास्तविक संस्थापक मानते हैं। क्लियर है? ये बात समझ में आई सभी को? वास्तविक संस्थापक मानते हैं। अगला मैं बात बताऊं कि श्रीगुप्त की भांति ना तो कोई मुद्रा लेख प्राप्त होता है इनका,
ठीक है, और ना ही कोई बच्चे, ठीक है, शिलालेख प्राप्त होता है। और इन्होंने भी श्रीगुप्त की तरह, ठीक है, वही महाराज की उपाधि धारण की, तो बताता है कि ये भी एक सामान्य स्थिति के ही शासक थे, कोई बहुत बड़े तोपची थे नहीं ये भी। इनके शासनकाल के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना है कि इन्होंने, ठीक है, गुप्तों के वैवाहिक संबंध लिच्छवियों से स्थापित करवा दिए। ये इनके शासनकाल की सबसे प्रमुख घटना है, ठीक है। और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ इन्होंने अपने बेटे चंद्रगुप्त का विवाह करवाया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट घटना है। तो इसकी वजह से गुप्त जो है वे प्राचीन राजवंशों के साथ अपने आप को स्थापित कर पाए। समझ गए ना आप मेरा मतलब क्या है कहने का? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक बार थम्स अप कर दो अगर समझ गए तो सब लोग। ठीक है, यहां पर आप श्रीगुप्त को देखिए, ठीक है भाई, पॉइंट्स बाई पॉइंट्स में मैंने सारी चीजें लिख दी हैं और एक एक पॉइंट आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, ये सबसे बड़ी विशेषता है कि एक एक पॉइंट आपको याद भी हो गया होगा। बस केवल अभी हमने यहां पर 2 लाइन लिखी हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब हम आगे बात करेंगे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम देखिए बच्चे, इनके बारे में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि वास्तव में ये व्यक्ति इस वंश का वास्तविक संस्थापक है। जहां श्रीगुप्त और घटोत्कच ने गुप्त वंश की नींव डाली, वहीं गुप्तों को राजवंश के तौर पर स्थापित करना, उनको उत्तर भारत की बड़ी शक्तियों के रूप में स्थापित करना, यह काम चंद्रगुप्त प्रथम ने किया है। ठीक है, तो ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है। यह है गुप्त वंश का बेटा वास्तविक संस्थापक है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम यह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है ना। सेकंड, बेटा इसने गुप्तों की शक्ति और प्रतिष्ठा, ठीक है, दोनों में ही वास्तविक रूप से वृद्धि की। इसने गुप्तों की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि की। इसने गुप्तों की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि की। दोनों में वृद्धि की। ठीक है, ध्यान रखना, इसने बेटा गुप्तों की शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि की इसके समय में। ठीक है, ये हुआ मेरे प्यारे बच्चे। इसके बाद इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया। ठीक है, इस बात की जानकारी हमें मिलती है, जो इसके हमें सोने के सिक्के मिले हैं चंद्रगुप्त प्रथम के ही हैं वो सोने के सिक्के, जो कल क्लास में मैंने डिस्कस किए थे ना, वो इसी के सोने के सिक्के हैं, जिसमें राजा रानी प्रकार का सिक्का है, विवाह प्रकार का सिक्का है, जिसमें लिच्छवी प्रकार का सिक्का है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो प्रयाग प्रशस्ति है समुद्रगुप्त की है, प्रयाग प्रशस्ति जिसकी रचना उसके मंत्री हरिश्चंद्र ने की थी, उसमें समुद्रगुप्त के लिए लिच्छवी दोहित्र शब्द का प्रयोग मिलता है। समुद्रगुप्त के लिए लिच्छवी दोहित्र मतलब जो लिच्छवी कन्या से जन्मा हो। तो इस मतलब कि समुद्रगुप्त के लिए अगर लिच्छवी दोहित्र शब्द का प्रयोग किया गया है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था। ठीक है ना। चलिए, तो इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया। के साथ विवाह किया। इस बात की पुष्टि ठीक है, इस बात की जो पुष्टि होती है वह 2 सोर्सेस से होती है। इस बात की पुष्टि 2 स्रोतों से होती है। 2 स्रोतों से होती है। नंबर फर्स्ट बच्चे देखा, चंद्रगुप्त प्रथम का सोने का सिक्का। चंद्रगुप्त प्रथम का सोने का सिक्का। सोने का सिक्का किसका बेटा? चंद्रगुप्त प्रथम का।
सोने का शक, जिस पर लिच्छवी प्रकार, विवाह प्रकार, राजा रानी प्रकार, अंकित है। ठीक है, जिस पर लिच्छवी प्रकार, विवाह प्रकार, राजा रानी प्रकार, ठीक है, ये अंकित है। लिच्छवी प्रकार, विवाह प्रकार, राजा रानी प्रकार, बेटा ये अंकित है इस पर। ठीक है, साथ ही साथ इसको कुमार देवी प्रकार के नाम से भी जाना जाता है। इसको कुमार देवी प्रकार के नाम से भी जाना जाता है। तो लिच्छवी प्रकार, विवाह प्रकार, राजा रानी प्रकार, और इसको भैया कह दिया जाता है कुमार देवी प्रकार। ठीक है, सेकंड, प्रयाग प्रशस्ति में बेटा इसके लिए लिच्छवी दोहित शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति में, ठीक है ना, समुद्रगुप्त के लिए, सॉरी, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के लिए लिच्छवी दोहित शब्द का प्रयोग किया गया है। लिच्छवी दोहित शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रयोग किया गया है। ठीक है बच्चे, चलो, तो लिच्छवी दोहित्र समुद्रगुप्त के लिए, तो इसका मतलब क्या है कि लिच्छवी कन्या से जन्मा, तो इसका मतलब क्या है कि ये चंद्रगुप्त का बेटा है। समुद्रगुप्त, भाई समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त का बेटा है। ठीक है, और इसकी माताजी का नाम क्या है? इसकी माताजी लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी है। इसकी माताजी लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी है। ठीक है, अब ये गद्दी पर बैठा 319 ईस्वी में है। ठीक है, इसमें इसलिए 319 ईस्वी में ये, ठीक है, इसका राज्याभिषेक हुआ और इसने अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में एक नया संवत चलाया जिसको गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है ना। तो ध्यान रखना, 319 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ और जिसके उपलक्ष्य में इसने एक नया संवत प्रवर्तित कराया। 319 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ। इसका राज्याभिषेक हुआ जिसके उपलक्ष्य में इसने इसने एक नया संवत प्रवर्तित कराया। संवत प्रवर्तित कराया, ठीक है, जिसका नाम क्या था? गुप्त संवत। गुप्त संवत। तो 319 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ और इसी उपलक्ष्य में इसने एक नया संवत प्रवर्तित कराया बच्चे, और इसको गुप्त संवत के नाम से जाना गया। अब देखो, इस बात की पुष्टि किस बात से होती है कि एक शक्तिशाली शासक था? भाई अपने दादा, ठीक है, अपने पिता और अपने दादा की कंपैरिजन में, उनकी तुलना में ये एक शक्तिशाली शासक था। इस बात की पुष्टि इस बात से होती है कि इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, और जब इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की तो इसका मतलब है कि ये घटोत्कच और श्रीगुप्त से कहीं ज्यादा ताकतवर था। ये घटोत्कच और श्रीगुप्त से कहीं ज्यादा ताकतवर था। तो ध्यान रखना, इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उपाधि धारण की, ठीक है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे इसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की, तो ये बात पता चलती है, इससे प्रूव होता है मेरे प्यारे बच्चे, है ना। इसके अलावा वास्तविक संस्थापक है गुप्त वंश का,
तो आप समझते हैं, देखो अगर इसके बारे में लिखा गया है कि भाई ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है, तो स्वाभाविक सी बात है बच्चे, ठीक है, इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया होगा, गुप्तों को उत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित किया होगा, ठीक है, अपने प्रतिद्वंदुओं को इसने, जो भी इसके प्रतिद्वंदी, जो भी कंपटीटर रहे होंगे, ठीक है, उसको उन्होंने पराजित किया होगा, तो स्वाभाविक सी बात है अपने साम्राज्य का विस्तार किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और और गुप्तों को गुप्तों को उत्तर भारत में गुप्तों को उत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया और गुप्तों को उत्तर भारत में बच्चे एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया और गुप्तों को उत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित किया, महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित किया, शक्ति के रूप में स्थापित किया। स्थापित किया, ठीक है बच्चे, गुप्तों को उत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित किया। ये इसके बारे में है, किसके बारे में? चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। अब देखो बच्चे, अगला जो शासक है वह है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त सच में इस राजवंश का सबसे प्रतापी शासक है। समुद्रगुप्त मतलब अनडाउटेडली समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत को जीता, समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में बच्चे सैन्य अभियान किए, समुद्रगुप्त ने उत्तर पश्चिम भारत को जीता, समुद्रगुप्त ने ठीक है आठवीकों को जीता। और समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि उसकी सीमा का विस्तार अटक से लेके कटक तक था। ठीक है, मतलब समुद्रगुप्त के शासनकाल में बच्चे ठीक है उत्तर भारत, आप ये कह सकते हैं कि ठीक है एक रूपता के सूत्र में बंधा हुआ था। उत्तर भारत का इससे पहले ठीक है इतना ज्यादा विस्तार नहीं हुआ था। ठीक है, बहुत बड़े विस्तार क्षेत्र पर ठीक है ये बच्चे समुद्रगुप्त का साम्राज्य जो है फैला हुआ था। समुद्रगुप्त वास्तव में ठीक है ना इस राजवंश का सबसे महान शासक है। मतलब इसे आप इस राजवंश के सबसे महान शासकों की श्रेणी में गिनिए। सबसे महान शासक है, एक महान विजेता है, ठीक है, साम्राज्य निर्माता है, और सबसे बड़ी बात क्या है, एक बहुत बड़ा संगीतज्ञ है। क्योंकि उसका जो सोने का सिक्का मिला है बीड़ा वादन प्रकार, बीड़ा वादन प्रकार से इस बात की पुष्टि होती है कि बेटा उसका शासनकाल राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से उन्नति का शासनकाल था। उसका शासनकाल राजनीतिक और बच्चे कह सकते हैं सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से उन्नति का काल था। और ये सारी बातें हैं, नो डाउट अगला जो शासक है समुद्रगुप्त वह एक महान शासक के तौर पर गिना जाता है। समुद्रगुप्त एक महान शासक है। समुद्रगुप्त की जितनी तारीफ की जाए मेरे प्यारे बच्चे ठीक है उतनी कम है। समुद्रगुप्त ठीक है एक महान शासक, एक साम्राज्य निर्माता, एक महान शासक, साम्राज्य निर्माता, एवं कुशल संगीतज्ञ। साम्राज्य निर्माता एवं कुशल संगीतज्ञ, ठीक है। राजनीतिक और सांस्कृतिक उन्नति का शासनकाल है इसका। इसका शासनकाल बेटा राजनीतिक और सांस्कृतिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से उन्नति का काल है। उन्नति का काल है, ठीक है। इसका शासनकाल बेटा राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से उन्नति का शासनकाल है। ये ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है। राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से बेटा उन्नति का शासनकाल है, ठीक है। वह कवि है,
वह विद्या का संरक्षक है, वह एक साम्राज्य निर्माता है, वह एक महान शासक है, वह एक विजयी शासक है। ये सारे उसके बारे में है। अब हमें उसके सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है, उसके प्रयाग प्रशस्ति लेख से, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो उसके सैन्य अभियान है, उसके सैन्य अभियानों के बारे में जो हमें जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं लिख देता हूं, उसके सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है। उसके सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी अभियानों के बारे में जानकारी हरिशेन के प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है। मतलब हरिशेन ने लिखी है तो वह समुद्रगुप्त की, लेकिन हरिशेन ने लिखी है, प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है। उसके सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी हरिशेन के प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है, ठीक है बच्चे। चलिए, इसके बाद हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति में ही बेटा समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया है, और समुद्रगुप्त की विजयों को उसने 5 भागों में बांटा है। हरिशेन ने बेटा समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों को या उसकी विजयों को 5 भागों में बांटा है। हरिशेन ने समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों को सैन्य अभियानों को 5 भागों में वर्गीकृत किया है। 5 भागों में वर्गीकृत किया है। ठीक है, ध्यान रखना, हरिशेन ने समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों को 5 भागों में वर्गीकृत किया है बच्चे। पांच भागों में वर्गीकृत किया है। ठीक है, हरिशेन ने बेटा, ठीक है, समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों को 5 भागों में वर्गीकृत किया है। अब जो 5 भागों में वर्गीकृत किया है, उसमें सबसे पहले है उत्तर भारत की विजय। उत्तर भारत की विजय को हरिशेन ने आर्यावर्त अभियान का नाम दिया है। ठीक है, तो सबसे पहली है उत्तर भारत की विजय। उत्तर भारत की विजय, और उत्तर भारत की विजय को बच्चे, विजय को आर्यावर्त अभियान का नाम दिया है। किसका? आर्यावर्त अभियान। आर्यावर्त मीन्स उत्तर भारत, आर्यावर्त अभियान। और इस अभियान को बोला गया है प्रशबोधरण ओदव्रत की नीति। प्रशबोधरण ओदव्रत की नीति, ओदव्रत की नीति, प्रशबोधरण ओदव्रत की नीति। अब इसका मतलब क्या हुआ, प्रशबोधरण ओदव्रत की नीति? तो बेटा उत्तर भारत में समुद्रगुप्त ने, ध्यान रखना, उत्तर भारत में समुद्रगुप्त ने जितने भी छोटे छोटे शासक थे, ठीक है, सभी छोटे मोटे शासकों को बेटा पराजित करके, ठीक ना, पराजित करके अंतिम रूप से उनको निस्तनाबूद करके मिटाकर, और उनके राज्य पर प्रत्यक्ष नियंत्रण कर लिया। उनके राज्य पर प्रत्यक्ष नियंत्रण कर लिया। तो इसी नीति को बोला जाता है प्रशबोधरण ओदव्रत की नीति। इसी नीति को क्या बोला जाता है? इसी नीति को बोला जाता है बेटा प्रशबोधरण ओदव्रत की नीति। मतलब शत्रु को पराजित कर, उसे अंतिम रूप से मिटाकर उसके साम्राज्य पर अधिकार करने की नीति। शत्रु को पराजित कर, शत्रु को पराजित कर पराजित कर उसे अंतिम रूप से मिटाकर, उसे अंतिम रूप से मिटाकर, शत्रु को पराजित कर बेटा, उसे अंतिम रूप से मिटाकर उसके उसके साम्राज्य पर, साम्राज्य पर अधिकार करने की नीति। उसके साम्राज्य पर
अधिकार करने की नीति। नीति, शत्रु को पराजित कर उसे अंतिम रूप से मिटाकर उसके साम्राज्य पर अधिकार करने की नीति को प्रश्मुद्रण ओदव्रत की नीति कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? प्रश्मुद्रण ओदव्रत की नीति। अब दूसरा है इसका दक्षिण भारत की विजय। सेकंड, दक्षिण भारत की विजय। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के कई प्रदेशों को जीता था। अब देखो समुद्रगुप्त कितना योग्य व्यक्ति है कि उत्तर भारत को उसने अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया। उत्तर भारत में जितने भी शासक थे सभी शासकों को पराजित करके उनके शासन पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित किया, और इसके लिए न केवल उनको पराजित किया बल्कि अंतिम रूप से मिटा दिया। अंतिम रूप से मिटा दिया और अंतिम रूप से मिटाकर उनके शासन पर अधिकार कर लिया। लेकिन दक्षिण भारत में उसे भी पता है कि अगर उसने दक्षिण भारत के शासकों को पराजित करके उनको बिठाकर और अगर उनके शासन पर प्रत्यक्ष रूप से अधिकार कर लिया तो बहुत लंबे समय तक उसको, ठीक है, अधिकारों को कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो इसलिए क्या किया, उनको हराया। हराने के बाद बचे, ठीक है, उनको माफ किया, ठीक है, माफ किया, उन पर दया की, लेकिन इस एग्रीमेंट के साथ कि आप एक राजस्व का हिस्सा, ठीक है, भेजते रहोगे पाटलिपुत्र में। राजस्व का एक हिस्सा पाटलिपुत्र में आप भेजते रहोगे, क्योंकि उसे भी पता है कि मैं बहुत लंबे समय तक, ठीक है, इन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित नहीं रख सकता। आज नहीं तो कल ये लोग स्वतंत्र हो जाएंगे, तो इसलिए इनको पराजित करना जरूरी है। पराजित करना इसलिए जरूरी है कि इनको पता चले, ठीक है, उत्तर भारत में कोई एक शक्तिशाली शासक बैठा हुआ है, इसलिए पराजित करना जरूरी है। लेकिन पराजित करने के बाद जो है हम प्रत्यक्ष रूप से इन पर शासन नहीं कर सकते, ये स्वतंत्र हो जाएंगे, ठीक है, हम इनको अपने अधीन लंबे समय तक तो नहीं रख सकते। तो इसलिए बच्चे, ठीक है, उनको पराजित किया और पराजित करने के बाद उनके राज्य पर अधिकार कर लिया और उसके बाद मुक्त कर उन पर दया कर दी। तो इसको बोलेंगे दक्षिण भारत की विजय को ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति, ठीक है। अब ये नीति क्या है बच्चे? शत्रु को पराजित कर, शत्रु को पराजित कर। एक सेकंड रुकना बेटा, कोई काट गया मेरे पैर में यार। चलो, शत्रु को पराजित कर, ठीक है, पराजित कर दिया मेरे भाई शत्रु। ग्रहण मोक्षानुग्रह, तो शत्रु को पराजित कर, उसे, उस पर अधिकार कर, शत्रु को पराजित कर और शत्रु पर अधिकार कर बेटा, उस पर अधिकार कर। अधिकार दर्शाया जाएगा, है ना। शत्रु को पराजित कर, उस पर अधिकार कर, फिर, ठीक है ना, अधिकार कर। मुक्त करने की नीति, मुक्त करने या दया करने की नीति, दया करने की नीति, मुक्त करने या दया करने की नीति, ठीक है। इसी नीति को हम लोग बोलेंगे ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। इसी नीति को बोलेंगे हम ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति, ठीक है। शत्रु को पराजित कर, ठीक है, उस पर अधिकार कर, उसको मुक्त करने की नीति अर्थात उस पर दया करने की नीति क्या बोला जाएगा? ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बेटा? ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति बोला जाएगा। दक्षिण भारत की विजय, ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। बेटा तीसरी विजय है आटविक विजय। आटविक कौन है बच्चे? देखो आटविक का मतलब है जो जंगलों में निवास करते हैं उनको आटविक बोला जाएगा। जो जंगलों में निवास करते हैं उनको आटविक बोला जाएगा। ये मथुरा से लेके बेटा नर्मदा तक के प्रदेशों पर शासन करते थे या निवास करते थे। इनका मुख्य काम था कि राह चलते राहगीरों को लूटना, ठीक है, और इनसे जनता बड़ी परेशान थी क्योंकि मथुरा से लेकर नर्मदा तक का जो क्षेत्र है ये वो क्षेत्र है बच्चे जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ता था। और बहुत सारे उत्तर भारत के व्यापारी व्यापार करने के लिए दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत के बहुत सारे व्यापारी व्यापार करने के लिए उत्तर भारत में आते थे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था।
यार कोई खा गया यार मुझे। चलो अब देखा जाएगा कौन खाया। ठीक है, तो व्यापार करने के लिए आते थे, तो ये इन व्यापारियों को लूट लेते थे। ठीक है, और बेसिकली होता क्या है कि इनसे बड़े लोग परेशान थे। तो फिर ऑब्वियस सी बात है, राजमार्गों पर लूटपाट किया करते थे, धन वसूला करते थे यात्रियों से। ये बात समुद्रगुप्त को पता चली, तो समुद्रगुप्त ने इनके अगेंस्ट अभियान किया। और इनके विरुद्ध अभियान करने के बाद जो नीति अपनाई, परिचारीकृत की नीति। परिचारीकृत की नीति का मतलब है कि समुद्रगुप्त ने पहले इनको पराजित किया, फिर इनसे माफी मंगवाई और अपने अधीन इनको कर्मचारी रख लिया। अपने अधीन कर्मचारी रख लिया। देखो क्या नीति है, कर्मचारी उन्हीं राजमार्गों पर रख लिया, उन राजमार्गों की रक्षा करने के लिए जिन राजमार्गों को ये लूटा करते थे। तो आठवीं विजय, ये मथुरा से लेके, ये मथुरा से लेकर नर्मदा तक के प्रदेशों, नर्मदा तक के प्रदेशों में निवास एवं शासन किया करते थे। निवास एवं शासन किया करते थे। किया करते थे। मथुरा से लेकर नर्मदा तक के प्रदेशों में निवास एवं शासन किया करते थे। मथुरा से लेकर नर्मदा तक के प्रदेशों में निवास एवं शासन किया करते थे। उसके बाद उसके बाद ये उसके बाद ये है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये है राजमार्गों पर, राजमार्गों पर लूटपाट भी किया करते थे, किया करते थे, किया करते थे। समुद्रगुप्त ने इनको पराजित करके, समुद्रगुप्त ने इनको पराजित कर इन्हें अपने अधीन कर्मचारी बनाया, कर्मचारी बनाया। इन्हें अपने अधीन कर्मचारी बनाया। ठीक है, इसको हम आठवीं विजय के नाम से जानते हैं। और इसकी जो नीति थी आठवीं विजय की, वह थी परिचारीकृत की नीति। आठवीं विजय की जो नीति थी, आठवीं विजय की नीति क्या थी? परिचारीकृत की नीति थी। ये मथुरा से लेकर नर्मदा तक के प्रदेशों में निवास करते थे, फिर शासन, लेकिन राजमार्गों पर लूटपाट किया करते थे। समुद्रगुप्त ने बेटा इनको पराजित करे, और ना केवल पराजित किया बल्कि पराजित करने के बाद बच्चे इनको जो है ना, इनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया, अपने अधीन कर लिया और इनको अपना कर्मचारी बनाया, इनको अपना कर्मचारी बनाया। परिचारीकृत की नीति। ठीक है, ठीक है। इसके बाद सीमावर्ती राज्यों के साथ, सीमावर्ती राज्यों के विजय, जो सीमावर्ती राज्य थे उनको जीतना, सीमावर्ती राज्यों को जीतना, चाहे वो उत्तर पश्चिमी हो राज्य बेटा, चाहे वो उत्तर पश्चिमी राज्य हो, चाहे वो पूर्वी राज्य हो, तो सीमावर्ती राज्यों को जीतना। इनके अगेंस्ट जो नीति थी वो थी सर्वकर दानाज्ञाकरण, सर्वकर दानाज्ञाकरण, प्राणामागवन की नीति, प्राणामागवन की नीति। ठीक है, इनके अगेंस्ट ही नीति थी सर्वकर दानाज्ञाकरण, प्राणामागवन की नीति। मतलब सबसे पहले सीमावर्ती राज्यों को उन्होंने जीता। सीमावर्ती राज्यों को जीतने के बाद मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, इनके जो सभी प्रकार के कर थे, इनके सभी प्रकार के करों को, ठीक है, दान कर दिया। सीमावर्ती राज्यों को जीता, सीमावर्ती राज्यों को जीतने के बाद सभी प्रकार के करों को दान कर दिया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा कि प्राणामागवन, प्राणामागवन का मतलब सर्वकर दाना ज्ञाकरण, सभी प्रकार के करों को दान करके, ज्ञाकरण, ज्ञाकरण का मतलब है राजा की आज्ञा मानना, प्राणमागवन विशिष्ट अवसरों पर राजा के दरबार में आके
ठीक है, राजा से प्रणाम करना, जिससे कि तुम्हें पता चले भाई कि तुम्हारी औकात क्या है। ठीक है, तुम पता चले तुम्हें कि हाँ तुम्हारे पिताजी समुद्रगुप्त बैठे हुए हैं। ठीक है, किसी भी तरह का कोई ऐसा काम नहीं करना। ये सीमावर्ती राज्य, जैसे सीमावर्ती राज्य क्या करते थे मेरे प्यारे बच्चे, कई बार विद्रोह कर दिया करते थे। ठीक है, केंद्रीय राजधानी में टैक्स देने से इनकार कर दिया करते थे, अपने आप को स्वतंत्र कर लिया करते थे। तो विशिष्ट अवसरों पर, तीज त्योहार के अवसर पर आइए, सर झुकाइए, ठीक है, हमारी आज्ञा मानिए, तो तुमको पता चलता रहेगा कि हाँ तुम किसके अधीन शासन कर रहे हो। तो ये सीमावर्ती राज्यों के विरुद्ध अभियान था। चलिए, तो ये भाई सीमावर्ती राज्यों के विरुद्ध अभियान था। सभी प्रकार के करों को दान करने की नीति, बस इसी को आप हिंदी में लिख लो कि भाई सभी प्रकार के करों को दान करने की नीति, सभी प्रकार के करों को दान करने की नीति करने की नीति, ठीक है ना बच्चे, राजा की आज्ञा मानने की नीति। राजा कौन? समुद्रगुप्त। राजा की आज्ञा मानने की नीति, राजा की आज्ञा मानने की नीति। ठीक है, इसके बाद बच्चे विशिष्ट अवसरों पर प्रणाम करने की नीति। विशिष्ट अवसरों पर प्रणाम करने की नीति। ठीक है, प्रणामागमन एवं एवं विशिष्ट प्रणाम करने की नीति एवं प्रणामागमन की नीति, बस यही है। तो विशिष्ट अवसरों पर प्रणाम करने की नीति, तो सभी प्रकार के करों को दान करने की नीति, राजा की आज्ञा मानने की नीति, विशिष्ट अवसरों पर दरबार आकर राजा के सामने प्रणाम कर, विशिष्ट अवसरों पर प्रणाम करने की नीति। ठीक है, एवं दरबार में राजा के प्रति कृतज्ञता जाहिर करना, दरबार में राजा के प्रति कृतज्ञता जाहिर करने की नीति, कृतज्ञता जाहिर करने की नीति। दरबार में राजा के प्रति कृतज्ञता जाहिर करने की नीति। आठवीं की विजय। ठीक है बेटा, आठवीं विजय, ये मथुरा से लेकर नर्मदा तक प्रदेशों में निवास एवं शासन किया करते थे। मथुरा से लेकर नर्मदा तक के प्रदेशों में निवास एवं शासन। इसके बाद ये राजमार्गों पर लूटपाट भी किया करते थे, और समुद्रगुप्त ने इनको पराजित कर इन्हें अपने अधीन कर्मचारी बनाया। सीमावर्ती राज्यों को जीतना, सीमावर्ती राज्यों को जीतना, तो सीमावर्ती राज्यों को जीतने के लिए सर्वकर दानाज्ञाकरण प्रणामागमन की नीति, सर्वकर दानाज्ञाकरण प्रणामागमन की नीति। प्रणामागमन की नीति, ठीक है, सभी प्रकार के करों को दान करने की नीति, राजा की आज्ञा मानने की नीति, विशिष्ट अवसरों पर, ठीक है, राजा के दरबार में आके राजा के प्रति कृतज्ञता जाहिर करना और प्रणाम करने की नीति। बच्चे, प्रणाम करने की नीति, ठीक है। इसके बाद विदेशी शासकों से संबंध, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं इसको, है ना, क्योंकि फिर एक साथ छोटा कर दूंगा। विदेशी शासकों के साथ संबंध, जो विदेशी शासक हैं बेटा उनके साथ, कि भाई विदेशी शासकों के साथ कैसे संबंध थे समुद्रगुप्त के, शासकों के साथ संबंध, जो आसपास विदेशी राज्य थे। आपने विदेशी शासकों के साथ संबंधों में चंद्रगुप्त मौर्य के भी संबंध देखे, आपने भैया बिंदुसार के भी देखे, ठीक है, आपने अशोक के भी संबंध देखे, ठीक है। इसके बाद फिर विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पे आक्रमण भी किया मौर्योत्तर काल में, हिंदी वंश, शक, पहलव,
और कुषाण ये आए, ठीक है, आपने इनको देखा। लेकिन अब गुप्तों की विदेशी शासकों के साथ क्या नीति है, इसे आप देखेंगे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, ऐसे विदेशी शासक जो गुप्तों से कमजोर थे, स्पेशली समुद्रगुप्त से कमजोर थे और थे मेरे प्यारे बच्चे, तो स्वयं को सम्राट की सेवा में उपस्थित करने की नीति, कि वो आए और स्वयं को सम्राट की सेवा में उपस्थित करें, समय समय पर आते रहे और स्वयं को सम्राट की सेवा में उपस्थित करते रहे। सोच के देखिए, समुद्रगुप्त का भी भाई साहब क्या भूकाल था। तो स्वयं को सम्राट की सेवा में उपस्थित करने की नीति, स्वयं को सम्राट की सेवा में उपस्थित करने की नीति बेटा, उपस्थित करने की नीति। आई बात समझ में? इसके बाद, ठीक है ना, अपनी कन्याओं को गुप्त घराने में विवाहने की नीति, अपनी कन्याओं को गुप्त घराने में विवाह कराइए, अपनी कन्याओं को गुप्त घराने में विवाहने की नीति, विवाह की नीति, अपनी कन्याओं को गुप्त घराने में विवाह की नीति, ठीक है, ध्यान रखना। तो अपनी कन्याओं को आप गुप्त घराने में विवाहिए, तो अपनी कन्याओं को, अपनी पुत्रियों को गुप्त घराने में विवाह करने की नीति, ठीक है। इसके अलावा अपने राज्य में आप गरुड़ प्रकार की मुद्रा को जारी कीजिए, अपने राज्य में आप गरुड़ प्रकार की मुद्रा को जारी कीजिए। गरुड़ प्रकार की मुद्रा किनकी थी? गुप्तों की मुद्रा थी गरुड़ प्रकार। आपने देखा था ना कि उसके सोने का सिक्का था गरुड़ प्रकार का, ठीक है, समुद्रगुप्त का, ठीक है। तो अपने राज्यों में गरुड़ प्रकार की मुद्रा को जारी करने की नीति, अपने राज्यों में गरुड़ प्रकार की मुद्रा को जारी करने की नीति, राज्यों में गरुड़ प्रकार की मुद्रा को जारी करने की नीति, मुद्रा को जारी करने की नीति। अपने राज्यों में बेटा गरुड़ प्रकार की मुद्रा को जारी करने की नीति, कि आप अपने राज्यों में गरुड़ प्रकार की मुद्रा को जारी कीजिए। अब छोटा कर देते हैं इसको, लो नीचे कर लिया, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा हो सकता है क्या? चलो, हो गया बच्चे, थोड़ा सा और बड़ा, अच्छा, बहुत अच्छे। तो विदेशी शासकों के साथ संबंध, स्वयं को सम्राट की सेवा में आप उपस्थित कीजिए, अपनी कन्याओं को आप गुप्त घराने में विवाहिए, ठीक है, अपनी कन्याओं को आप गुप्त घराने में विवाहिए, और अपने राज्यों में आप गरुड़ प्रकार की मुद्रा को जारी कीजिए। 8 वीकों की विजय, 8 वीक कौन थे मैंने बता दिया, जो मथुरा से लेकर नर्मदा तक, ठीक है बच्चे, शासन करते थे, उन क्षेत्रों में रहते थे, और जो व्यापारी वगैरह थे, ठीक है, व्यापारी वगैरह को लूटा करते थे, व्यापारी वगैरह को ये लूटा करते थे, तो ये ऐसे व्यक्ति थे। ठीक है, ओके, तो ये हो गया मेरे भाई, ठीक है। आगे ये बात समझ में सभी को? चलो, आगे ये बात सभी को समझ में बेटा, ठीक है। सीमावर्ती राज्यों को जीता, 8 वीकों को जीता, 8 वीकों के साथ परिचारीकृत की नीति, सीमावर्ती राज्यों को लिए सर्वकर दाना व्याकरण प्राणमागमन की नीति, विदेशी शासकों से कह दिया ठीक है, अपनी कन्या हमारे घरों में विवाहिए। चलिए, इसके अलावा, ठीक है, हरिसेन की जो प्रयाग प्रशस्ति है, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में बेटा कुछ अधिकारियों के नाम मिलते हैं, ठीक है। उन अधिकारियों का क्या काम था उसको हम देखते हैं फटाफट से। तो हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में कुछ अधिकारियों के नाम मिलते हैं। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में
कुछ अधिकारियों के नाम मिलते हैं। कुछ अधिकारियों के नाम मिलते हैं। सबसे पहले महासंधि विग्रहिक ये स्वयं था। महासंधि विग्रहिक ये बेटा स्वयं था। महासंधि विग्रहिक ये स्वयं था मतलब युद्ध एवं शांति का मंत्री। महासंधि विग्रहिक युद्ध एवं शांति का मंत्री मतलब युद्ध के समय में सेनापति और शांति के समय में बेटा प्रधानमंत्री। युद्ध एवं शांति का मंत्री। इसके समय में इस पद पर हरिसेन बैठा हुआ था। स्वयं हरिसेन इस पद को धारण किए हुए था। महासंधि विग्रहिक युद्ध एवं शांति का मंत्री। ठीक है बच्चे, युद्ध एवं शांति का मंत्री। समुद्रगुप्त के समय इस पद पर हरिसेन बैठा हुआ था। ये बात ध्यान रखनी है कि युद्ध मतलब युद्ध के समय सेनापति है, ये ध्यान रखना भैया। युद्ध के समय सेनापति है, शांति के समय मुख्य वजीर है। ठीक है ना, मतलब प्रधानमंत्री है। और इसके अलावा ठीक है वैदेशिक विभाग भी बच्चे इसी के अंतर्गत आता था। महासंधि विग्रहिक के अंतर्गत ही वैदेशिक विभाग भी आता था, लिख लेना, इसी के अंतर्गत वैदेशिक विभाग भी आता था। इसी के अंतर्गत वैदेशिक विभाग भी आता था मेरे प्यारे बच्चे। वैदेशिक विभाग भी आता था इसी के अंतर्गत। ठीक है, आई बात समझ में। तो महासंधि विग्रहिक, ठीक है, इस पद को आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए। ठीक है, दूसरा जो पद है वह आपका खाद्य पटाकिक। ठीक है, खाद्य पटाकिक। अब ये जो खाद्य पटाकिक है ये है राजकीय भोजनशाला। जो राजकीय भोजनशाला होती है मतलब जो सैनिक वगैरह को भोजन देने वाली, तो राजकीय भोजनशाला का प्रधान। ठीक है, खाद्य पटाकिक। और समुद्रगुप्त के समय इस पद पर ध्रुवभूति था। खाद्य पटाकिक, खाद्य पटाकिक मतलब ये जो अधिकारी है ये राजकीय भोजनशाला का प्रधान है। ये अधिकारी राजकीय भोजनशाला का प्रधान है। ठीक है, और इस पद पर कौन था समुद्रगुप्त के समय? ध्रुवभूति था। इस पद पर समुद्रगुप्त के समय बच्चे कौन था? ध्रुवभूति था। खाद्य पटाकिक, खाद्य पटाकिक बोले तो राजकीय भोजनशाला का प्रधान है। खाद्य पटाकिक बोले तो राजकीय भोजनशाला का प्रधान। चलिए नेक्स्ट, अगला है महादंड नायक। महादंड नायक, महादंड नायक फौजदारी न्यायालय का प्रधान है। महादंड नायक फौजदारी न्यायालय का प्रधान है। इस पद पर भी हरिसेन बैठा था। मतलब हरिसेन, आप ये मान के चलो हरिसेन अमित शाह था। ठीक है, सारे महत्वपूर्ण पद हरिसेन को दे रखे थे। हरिसेन अमित शाह था तो सभी महत्वपूर्ण पद भाई हरिसेन को दे रखे थे, हरिसेन को सौंपे हुए थे। महादंड नायक, महादंड नायक, ठीक, महादंड नायक मतलब फौजदारी न्यायालय का प्रमुख। महादंड नायक मतलब बेटा फौजदारी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। इस पद पर भी हरिसेन था। ठीक है, इसके बाद कुमारात्य। कुमारात्य का मतलब होता है ये उच्च स्तर के अधिकारी, जिसके अंतर्गत सेनापति, मंत्री ये सभी आते थे। कुमारात्य। विषयपति, ठीक है, मतलब उच्च स्तर के अधिकारी, उच्च स्तर के अधिकारी, उच्च स्तर के अधिकारी जिसके अंतर्गत विषयपति, मंत्री, सेनापति आदि आते थे, आदि आते थे। ठीक है, तो ये हरिसेन ने खुद बेटा प्रयाग प्रशस्ति में
उसके समय के जो अधिकारी थे उनका उल्लेख किया है। हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति में उसके समय के जो अधिकारी हैं मेरे प्यारे बच्चे, उसके समय के अधिकारियों को उसने खुद उल्लेख किया है। हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति में उसके समय के अधिकारियों के नामों को उल्लेख किया है, और वह कहां पर किया है? प्रयाग प्रशस्ति भी किया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी आपको पता ही चल गया होगा कि कौन है? महासंधि विग्रहिक है, नो डाउट यार। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी महासंधि विग्रहिक है, ठीक है, जो कि विदेशी विभाग का भी प्रमुख होता है, विदेशी विभाग का भी प्रधान होता है। और इस पद पर खुद हरिशेन बैठा हुआ था, और एक्चुअली हरिशेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। हरिशेन ने ही मेरे प्यारे बच्चे किसकी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। ठीक है, इस पद पर हरिशेन बैठा हुआ था और हरिशेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। आ रही है बात सभी को समझ में? आ रही है बात सभी को समझ में? चलिए अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आगे बढ़ने के क्रम में ये देख लिया हमने, महासंधि विग्रही देख लिया, खाद्य पटाके देख लिया हमने, महादंड नायक देख लिया, कुमारात्य देख लिया, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब समुद्रगुप्त की उपाधियां देख लो आप लास्ट में। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगले पेज पे लिख देता हूं, समुद्रगुप्त की उपाधियां पूछा जाता है बच्चे। उपाधियां, अब देखो मैंने बोला ना कि वंशावलियों का इतिहास में लिख कर पढ़ाऊंगा, तो वंशावलियों के इतिहास में अब बस केवल चंद्रगुप्त द्वितीय है और कुछ नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद ठीक है ना आपका कुमारादित्य या महेंद्रादित्य जो है, कुमारादित्य महेंद्रादित्य वो। ठीक है, इसके बाद फिर सबसे ज्यादा जरूरी है गुप्तों का प्रशासन। और गुप्तों का प्रशासन बच्चे इतना जबरदस्त था कि आप कह सकते हैं कि गुप्तों के समय या प्राचीन भारत में जो गुप्तों का काल था वह सांस्कृतिक राजनीतिक उन्नति का काल था। ठीक है, इसलिए उसको ठीक है प्राचीन भारत का स्वर्ण युग, स्वर्ण काल कहा जाता है। चलिए हमारी क्लास में एक संदीप है, ठीक है ना, और संदीप के मैं लगातार कमेंट देख रहा था। संदीप का रोजाना का काम है, संदीप थैंक यू सो मच, मैं रोजाना मेरी शर्ट की तारीफ जरूर करते हैं, तो संदीप इसके लिए आपको धन्यवाद। ठीक है और सुनीता कह रही है सर बस करिए, बस बेटा बस कर रहे हैं, बस समुद्रगुप्त की उपाधियां सुन लो। देखिए कि क्या क्या उपाधियां हैं समुद्रगुप्त की उपाधियां। ठीक है ना, पराक्रम, विक्रम, श्री विक्रम और महाराजाधिराज। महाराजाधिराज, पराक्रम, विक्रम, श्री विक्रम और महाराजाधिराज। ठीक है, ये समुद्रगुप्त की उपाधियां हैं। ठीक है ना बच्चे, ये बताइए समझ में? आइए, ठीक है, अब एक बार ठीक है जैसे भैया कह रहे हैं कि एक बार सर रिवीजन कर लें। एक और हैं बड़ी गुस्सा में कह रहे हैं, क्या नाम है उनका, ज्ञानचंद जी। ठीक है, हम कल से कह रहे हैं हमारे कमेंट नहीं दिखते क्या, पॉलिटिकल साइंस की पीडीएफ। मेरे प्यारे बच्चे मैंने बोल दिया, ठीक है ज्ञानचंद, मैंने तुम्हारा कमेंट देखा, मैंने बोल दिया। ठीक है ना, मैंने बोल दिया है मेरे भाई, ऐसे मत बोला करो यार। ठीक है, दिल से दुख होता है मेरे भाई, दिल से बुरा लगता है जब ऐसे बोलते हो यार। आज तो हमने बहुत करा दिया है ना। चलो, तो सबसे पहले हमने श्रीगुप्त के बारे में देखा। गुप्त वंश के संस्थापक हैं श्रीगुप्त जी। 275 ईस्वी में इन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की है। ठीक है, प्यारे श्रीगुप्त जी ने अपनी शक्ति को स्थापित करने के बाद इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की है। जब इन्होंने अपनी शक्ति को स्थापित कर लिया तब महाराज की उपाधि धारण की। चीनी यात्री सिंह के अनुसार इन्होंने मृग शिखावन के समीप एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया और उसका खर्चा चलाने के लिए इन्होंने 24 गांव की आमदनी को दान में दिया। ठीक है, अब इनके बारे में, श्रीगुप्त साहब के बारे में एक बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। श्रीगुप्त साहब के बारे में एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि हमको इनका कोई भी शिलालेख या फिर कोई भी मुद्रा लेख प्राप्त नहीं होता। ठीक है, हमको केवल इनकी 2 मोहरें प्राप्त होती हैं जिन पर गुप्तस्य व श्रीगुप्तस्य लिखा हुआ है। फिर घटोत्कच, श्रीगुप्त के बाद जो उसका उत्तराधिकारी हुआ, उसका उत्तराधिकारी पुत्र घटोत्कच हुआ।
ठीक है, जो अगला शासक बना स्कंदगुप्त के सुपिया अवलेख में और रानी प्रभावती गुप्त का पूना और रिद्धपुत्र ताम्रपत्र लेख में गुप्त वंश की वंशावली घटोत्कच से ही प्रारंभ होती है। ना तो भैया इनका कोई मुद्रा लेख है, ना ही कोई इनका शिलालेख है, और इन्होंने भी श्रीगुप्त की भांति केवल व केवल महाराज की उपाधि ही धारण की है। ठीक है, केवल महाराज की उपाधि ही इन्होंने धारण की है। इसके बाद इनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है कि इनके समय में गुप्तों और लिच्छवियों के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। इन्होंने अपने बेटे चंद्रगुप्त का विवाह कुमार देवी के साथ कराया था। चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक है मेरे भाई, ठीक है, हल्के में नहीं लेने का, वास्तविक संस्थापक है। ठीक है, इस राजवंश का गुप्तों की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई है। इसके समय में लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया। दो स्रोतों से इस बात की पुष्टि होती है, एक तो इसका सोने का सिक्का जिस पर लिच्छवी प्रकार विवाह प्रकार राजा रानी कुमार देवी प्रकार, दूसरा प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के लिए लिच्छवी द्वैत शब्द का प्रयोग किया गया है। पीसीएस में पूछा है, इस पर आप इंपोर्टेंट क्लिक करना। ठीक है, क्लियर है। 319 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ, जिस उपलक्ष्य में इसने एक नया संवत गुप्त संवत प्रवर्तित कराया मेरे प्यारे बच्चे। इसने महाराजा धिराज की उपाधि धारण की। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और गुप्तों को उत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में, ठीक है, इसने स्थापित किया। ठीक है, फिर समुद्रगुप्त के बारे में हम बात करेंगे, नो डाउट अनडाउटेडली। ठीक है, समुद्रगुप्त इस राजवंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक है, सबसे महत्वपूर्ण शासक है बेटा समुद्रगुप्त। ठीक है, एक महान शासक, साम्राज्य निर्माता, एक महान शासक है। ठीक है, साम्राज्य निर्माता है और एक कुशल संगीतज्ञ है। महान शासक है, साम्राज्य निर्माता है, कुशल संगीतज्ञ है मेरे भाई ये। ठीक है, राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से इसका काल उन्नति का काल है। सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी हरिश्रेणी के प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है, प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है। इसके सैन्य मामलों के बारे में जो भी जानकारी है, हरिश्रेणी ने समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों को, ठीक है, 5 भागों में वर्गीकृत किया है, 5 भागों में वर्गीकृत किया है। ठीक है, उत्तर भारत की विजय आर्यावर्त अभियान नीति, ठीक है, जिसको प्रशबुद्धरण उद्व्रत की नीति कहा जाता है। प्रशबुद्धरण उद्व्रत की नीति मतलब शत्रु को पराजित करके अंतिम रूप से मिटाकर उसके साम्राज्य पर अधिकार करने की नीति। दक्षिण भारत की नीति जो है वो ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति है। दक्षिण भारत की नीति शत्रु को पराजित कर उस पर अधिकार करके उसको बच्चे जो है ना दया करने की नीति। आठविकों की विजय, उनको हराकर उन्हें अपना कर्मचारी बनाने की नीति और सीमावर्ती राज्यों को जीतना और उनके अगेंस्ट बेटा सर्वकर दाना व्याकरण प्राणायाम आगमन की नीति। उनके सभी प्रकार के करों को माफ करो, उन्हें, ठीक है ना, दान कर दो, सभी प्रकार के करों को माफ करके दान कर दो और विशिष्ट अवसरों पे दरबार आके, ठीक है, प्रणाम करें। विदेशी शासकों के साथ संबंधों के क्रम में बच्चे इन्होंने जो नीति अपनाई है, ठीक है, वो इनकी बिल्कुल क्लियर है कि भैया जी एक तो अपने राज्य में जो है ना गृह प्रकार के सिक्के जारी करवाओ, ठीक है, अपनी अपनी पुत्रियों का विवाह गुप्त राज घराने में करवाओ और इसके साथ ही, ठीक है ना, सम्राट की सेवा में स्वयं को उपस्थित करो। ये विदेशी शासकों के साथ संबंध है। चलिए देखो, आपके कोई भी सवाल होता है ना किसी भी तरह का, और वो मैं उसे तुरंत फॉरवर्ड करता हूँ, तुरंत फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है, उसको मेरे प्यारे बच्चे, और मैं फोन करके भी बोलता हूँ, मैंने कि भाई इस काम को कराओ, आप चिंता ना करो, ठीक है। लेकिन पता है आप भी देखो, अब पीडीएफ नहीं पढ़ी तो भैया लेक्चर तो हुआ है ना। एक बात बताना, पीडीएफ नहीं पढ़ी लेक्चर तो हुआ है ना, आप खुद बताओ। तो भैया आप लेक्चर से नोट कर लो, ठीक है। आप भी बहुत ही ज्यादा बच्चे जो है ना डिपेंडेंट हो गए हो इस ऑनलाइन एजुकेशन में। बहुत अच्छी बात भी है लेकिन एक खराब बात भी है कि बच्चों को बहुत ज्यादा इसने डिपेंडेंट कर दिया, ठीक है। अब बच्चे हर चीज के लिए, छोटी मोटी चीज के लिए टीचर के ऊपर डिपेंडेंट है कि सर हमें ये दे दो, सर हमें वो दे दो, ठीक है ना। मतलब अपने से मेहनत थोड़ी सी कम है, बुरा लगेगा लेकिन ये वास्तव में मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। अपने से मेहनत थोड़ी सी कम हो गई हमारी और हम दूसरों पे ज्यादा निर्भर हो गए, ठीक है, जिससे सेल्फ स्टडी बहुत कम हो गई, ठीक है। अब सब कुछ मास्टर ही करेगा, ये सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। ऐसा नहीं होता यार, अपने आप से भी बहुत मेहनत करनी होती है। बहुत अच्छे से सारा समझ में आया, थैंक यू इतना अच्छा पढ़ाने के लिए। शालू बहुत अच्छी क्लास है। रितु आपसे अच्छी पॉलिटी कोई नहीं पढ़ा सकता बेटा, बहुत अच्छे अच्छे लोग पढ़े हैं पढ़ाने वाले, ये मत कहा करो मेरे प्यारे बच्चे, बहुत योग्य लोग हैं। मैं बस सीख रहा हूं, मैं तुम्हारी तरह स्टूडेंट हूं और कुछ नहीं बेटा। वैष्णवी बेस्ट क्लास होती है आपकी, मुझे कभी कोई शिकायत नहीं होती, थैंक यू भाई। रितिका सर हमारी कमेंट आपके पास आती हैं? बिल्कुल आती हैं सर, आप प्लीज इकोनॉमिक्स भी पढ़ाओ। अच्छा मोना मलिक,
मैं तो लेक्चर से ही करती हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये भैया हो गया, ठीक है, सब कुछ कंप्लीट हो गया आपका, और पूरा हमने रिवीजन भी कर लिया है ना। ये इनकी उपाधियां। इसके बाद ढेर सारा प्यार आप सभी को भर भर के। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इस लेक्चर को अटेंड किया। भाई गर्मी बहुत पड़ रही है ना, ऐसा लग रहा है यार गर्मी दोबारा से आ गई। सच में बहुत गर्मी हो गई यार। ठीक है, फिर मिलेंगे अब। आज सोमवार मंगल बुधवार है ना, आज बुधवार है, तो आज पॉलिटी ही होगा आज। और पॉलिटी में ठीक है, प्रस्तावना बस थोड़ी सी बची है। प्रस्तावना के बाद फिर आज संविधान सभा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।